मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एकेडमिशियन दिलीप मंडल हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार बहुत सारी नई बातें की आज और कहा कि 125 दिन हमारे हो चुके हैं राइट। और उन्होंने अपनी उपलब्धियां सामने रखी, चुनौतियों के बारे में भी खुलकर बात की है। क्या आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा उनके भाषण में? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का आज का जो भाषण है, ये अगले 25 साल के लिए भारत का रोड मैप है कि भारत को क्या करना है, क्या चैलेंजेज हैं और उनका विज़न क्या है। तो एक तरह से विज़न डॉक्यूमेंट उन्होंने ओरली बोल कर, लेकिन उन्होंने पूरा एक तरह से ले कर दिया कि भारत को वो आज से 25 साल बाद, जिसको वो विकसित भारत 2047 बोलते हैं, उसका उन्होंने पूरा डिटेलिंग एक रखी है। और इस मामले में एनडीटीवी का जो ये वर्ल्ड समिट है, ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री ने इस मंच को चुना जहाँ पर वो पूरी दुनिया को ये बताएं, क्योंकि आज आपके ग्लोबल चैनल का लॉन्च का भी दिन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज वो दुनिया को ये बता रहे हैं, एक तरह से बताते रहे हैं, लेकिन उसको एक पूरे व्यवस्थित तरीके से उन्होंने बताया है कि क्या चैलेंजेस है, क्या है, भारत की स्ट्रेंथ क्या है और ग्लोबल जो पूरा सिनेरियो है उसमें भारत कैसे नेगोशिएट करेगा, ये पूरा उन्होंने रखा है। और जो मेजर जो वो एक जो इमोशन वो एक तरह से छोड़ रहे हैं, जो लोगों को दे रहे हैं, वो होप का, उम्मीद का और एस्पिरेशन का, जिस पर उन्होंने जोर दिया कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा इसमें भारत में है। तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसको मिल रही हैं, लेकिन वो उसके जर्नी की शुरुआत है, ये उसकी जर्नी का अंत नहीं है। तो भारत का भी 75 साल के बाद, भारत एक 75 साल का युवा है, जो अगले 25 साल बाद जब 100 साल का होगा तो वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी कैसे बनेगा। तो यहाँ की जो पुरानी समस्याएं हैं, क्योंकि लीगेसी प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी वगैरह जो हिस्टोरिकली 400-500 साल की लीगेसी से प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको दूर करते हुए नई टेक्नोलॉजी के साथ, एआई के साथ और डिजिटल जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, इंडिया जिसमें ग्लोबल लीडर है भारत से। कल भी हमने देखा कि मालदीव कह रहा है कि हम यहाँ का जो मॉडल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसको लेंगे। दुनिया के देश भारत से सीख रहे हैं, जिसको नोबेल लॉरिएट पॉल रॉमर भी कहते हैं कि भारत जो है वो दुनिया को सिखाने की हालत में आज कम से कम जो डिजिटल जो इंटरफेसेस हैं और फिनांस का इंक्लूजन है, इन दोनों का जो एमलगमेशन है, वो भारत की तरक्की का रास्ता बना है। भारत में गरीबी तेज़ी से कम हुई है और भारत इस समय उस एक लंबी छलांग के लिए तैयार खड़े चीते की तरह है, जहाँ पर वो थोड़ा सा रोका हुआ है, जहाँ से वो एक छलांग लगाएगा। तो ये होप जो है, ये जो एस्पिरेशन है, इसका पूरा एक कल्मिनेशन यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है मुझे। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगले 25 साल में जो प्रधानमंत्री भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं 2047 तक, उसका एक विजन, एक रोड मैप, एक आउटलाइन प्रधानमंत्री ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में रखा है। पर इसके साथ ही ये सवाल होगा कि क्या उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपकी नज़र में भारत को क्या करना होगा? क्योंकि बहुत स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर पॉलिसी रिफॉर्म्स हो, ईज़ ऑफ लिविंग हो, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, बहुत सारे लेवल पे एक साथ पहल चल रही है। आपको लगता है कि आने वाले समय में और भी कुछ नया करना होगा भारत को और तेज़ी से इस गोल को अचीव करने के लिए? मुझे तो लग रहा है कि खासकर इकोनॉमी पॉलिसी के तौर पर मैं भारत में कंटिन्यूटी जो है, निरंतरता जो है, उसी की कामना करता हूँ। क्योंकि इस पिछले कुछ वर्षों की जो निरंतरता है, इसने भारत को बहुत ज़्यादा कुछ दिया और बहुत तेज़ दिया है। भारत बड़ी इकॉनमी में अकेली इकॉनमी है जो मतलब ईयर ऑन ईयर दशकों से, खास करके पिछले दशक को देखें तो 7-8% तक की ग्रोथ की रेट उन्होंने इसको अचीव किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि निरंतरता। और भारत की जनता ने इस बार भी मैंडेट दिया है, जब तीसरी बार सारी दुनिया एंटी इनकम्बेंसी के दौर से गुजर रही है, भारत दुनिया की के उन 2 या 3 देशों में है जहां पर सरकारें लौट रही हैं। और तीसरी बार तो इस समय कहीं कहीं ये लगभग असंभव कृत्य जो है वो प्रधानमंत्री और भारत की जनता ने किया है कि एक ही व्यक्ति तीसरी बार आ रहा है शासन करने के लिए और जनता दे रही है वो मौका। तो वो कितना होप में है और होप के साथ रेजोनेट कर रहा है। 2 उम्मीदें आमतौर पर प्रधानमंत्री, तीसरा कार्यकाल, एक कोई कह सकता है कि उम्र में भी एक उनकी वरिष्ठता है। अब आदमी चाहे तो अब क्या करना है, आराम करना है, चल रहा है टाइप के मोड में आ सकता है। यहाँ पर वो व्यक्ति कितने सपने देख रहा है, प्रधानमंत्री इस समय कितने सारे सपने देख रहे हैं कि हमको ये कर देना है। यहाँ पर जो उनका एक विज़न है कि
यूनिवर्सल आइडियाज़ कि कोई भी पॉलिसी हर आदमी तक पहुँचे। जैसे नाव उठती है और बहुत सारी नाव कब उठती है, जब पूरा पानी उठता है, तो हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा देना या हर घर में शौचालय बना देना। ट्रिकल डाउन इफेक्ट। हाँ, ट्रिकल डाउन से भी ज़्यादा मैं उसको यूनिवर्सलाइजेशन कहूँगा, जो कि पॉलिसी को कोई सिलेक्टेड पोर्शन नहीं है जहाँ पर ना पहुँचे, हर किसी तक पहुँचे। तो ये भारत में इसकी वजह से मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा विकास हुआ है। मतलब परचेज करने वाले लोग, कंज्यूमर्स का इतना बड़ा मार्केट हो चुका है कि सारी दुनिया में जो भारत की अभी इज्जत बढ़ी है। अब देखिए, कल प्रधानमंत्री रूस यात्रा पर जा रहे हैं और ब्रिक्स की बैठक है, और वो शायद दुनिया के अकेले प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष हैं जो सुबह की चाय जेलेंस्की के साथ और शाम का खाना पुतिन के साथ खा सकते हैं। मतलब डाइवर्स, अलग अलग तरह से आपस में टकराते हुए लोग, आप फिलिस्तीन के जो प्रमुख हैं वो और इजराइल के जो प्रमुख हैं, दोनों से वो गले मिल सकते हैं। मतलब आप सोचिए ना, इस समय दुनिया में कौन सा एक नेता है जो एक साथ, मतलब रूस से लेकर चीन से लेकर आपको फिलिस्तीन, इजराइल, फॉरेन पॉलिसी की कंट्राडिक्शंस को मैनेज करना। हाँ, और इसमें उन्होंने किया क्या है, दो चीज़ें सिर्फ सिंपल, कि हम बुद्ध के देश हैं, युद्ध के देश नहीं है, शांति हमें चाहिए, नंबर 1, और दूसरा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि। हमारी पॉलिसी पहले बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल ड्रिवन थी कि हम लेफ्ट के साथ जाएंगे, हम या गुटनिरपेक्ष रहेंगे, ये भी एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। उन्होंने राष्ट्र प्रथम को आइडियोलॉजिकल पोजीशन बना दिया कि राष्ट्र का हित और राष्ट्र के साथ विश्व का और मानवता का हित। ये जब पॉलिसी बन जाएगी तो आपके बहुत सारे जो बिखराव है उसको आप खुद पाट सकते हैं। आपको समझ में अपने आप वो पॉलिसीज़ को आपके अंदर से निकलने लगेगी, राष्ट्र के अंदर से निकलने लगेगी, जब आपके फ्रेम स्पष्ट होंगे। तो उनके कोऑर्डिनेट्स बहुत स्पष्ट हैं कि हमको चाहिए क्या, उसके बाद तो बाकी तो फिर डिटेल्स हैं करना क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एनडीटीवी से बात करने के लिए। दिल्ली से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।